गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे, पिछली कक्षाओं में हमने देखा गाउस का प्रमेय जो होता है उसके अनुप्रयोग। तो गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत हमने देखा कि अगर कोई अनंत लंबाई का एक चालक है जिसमें आवेश समान रूप से वितरित है, तो गाउस के प्रमेय की सहायता से उसमें विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। एक समान समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, और किसी वृत्तीय खोखले गोले में अगर कोई आवेश वितरित है तो उसमें विद्युत क्षेत्र का मान गाउस के प्रमेय की सहायता से हमने निगमित किया। गाउस के प्रमेय का अगला अनुप्रयोग है, यदि आवेश के दो अनंत समतल समांतर चादर हैं तो उसमें विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो मान लो ये दो समतल चादर हैं जो समान आवेश से आवेशित हैं, चादर ए और बी। तो माना ए और बी दो अनंत समतल समांतर चादर हैं जो प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित हैं। अब मान लो इनका आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, मैंने बताया था, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की कुल मात्रा, उसको कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको हम दर्शाते हैं सिग्मा से। तो चूंकि हमने यहाँ दो चालक लिया है, इसलिए पहले का आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा, और दूसरे का सिग्मा बी। तो इसके लिए हमने दो चादर लिया है और तीन बिंदुओं के बीच हमको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, P1, P2 और P3। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ हम दो चालक लिए हैं तो उस पर आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र का मान जब मैंने पहले ही बताया है कि विद्युत क्षेत्र या जो क्षेत्र बर रेखाएं होती है या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उनकी दिशा धन आवेश से बाहर की ओर होती है। तो हम पहले के लिए देखें, ये समतल चादर ए है, इसमें बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र ई ए किस ओर निकलेगा, धनावेश से बाहर की ओर निकल रहा है। उसी प्रकार बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र रेखा, इसमें भी धन आवेश से बाहर की ओर निकलेगा, और बिंदु पी पर भी चूंकि धन आवेश है तो धन आवेश से बाहर की ओर निकलेगा। इस प्रकार ई ए अर्थात विद्युत क्षेत्र प्लेट ए के कारण या समतल आवेशित चादर ए के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। उसी प्रकार अगर हम इस प्लेट ए को छोड़ दें, प्लेट बी को लें, तो प्लेट बी के कारण भी जो विद्युत क्षेत्र होगा वह भी क्या है, धन आवेश से बाहर की ओर निकलेगा। तो P3 पर ये बाहर की ओर निकला, P2 पर भी बाहर की ओर निकला, और P1 पर भी बाहर की ओर निकला। तो चूंकि दो प्लेटें हैं तो हमको मान निकालना है इन दोनों प्लेटों के कारण सामूहिक रूप से विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, प्लेट ए और बी के कारण बिंदु P1 पर क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र, अर्थात बिंदु P1 पर कुल विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो एक चीज आप सभी जानते हैं, स्थिति निर्देशांक, जहां O को क्या माना जाता है, मूल बिंदु माना जाता है, और O के दाहिनी ओर अर्थात सीधे हाथ की ओर अगर चला जाए तो उधर की राशि को क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है, और बाएं हाथ की ओर अर्थात लेफ्ट हैंड साइड या उल्टे हाथ की ओर चला जाए तो उस अगर कोई राशि है तो उसको क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। तो हम उसी का उपयोग करेंगे। तो बिंदु P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र EP1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA प्लस EB। क्यों,
क्योंकि बिंदु P1 पर A और B दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसलिए दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो EA इज इक्वल टू क्या होता है, हमने एक समान आवेशित समतल चादर के लिए निकाला था सिग्मा अपॉन 2ε0 ये होता है। तो EB के लिए भी क्या हो जाएगा, यही वैल्यू होगा सिग्मा अपॉन 2ε0। परंतु ध्यान देने की बात यह है कि जो मैं पहले बताया कि जब हम दाहिनी ओर चलते हैं तो उसमें जो राशि होता है उसको क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। इसलिए जो हम विद्युत क्षेत्र का मान निकाले सिग्मा ए अपॉन 2ε0 प्लस सिग्मा बी अपॉन 2ε0, चूंकि दाहिनी ओर है इसलिए क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और ऋण क्या होता है हम जानते हैं, जुड़ता है लेकिन चिन्ह ऋणात्मक ही होता है। तो -1 अपॉन 2ε0 और ब्रैकेट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ये बिंदु P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान होगा। यहाँ तक ठीक है। अब बिंदु P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, इसमें भी देखेंगे कि प्लेट A के कारण भी इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और प्लेट B के कारण भी इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है बिंदु P2 पर। तो इसका भी परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, EA प्लस EB। अब ये देखो डायग्राम में देखेंगे विद्युत क्षेत्र क्या है, दाहिनी ओर है, अर्थात ये क्या होगा, धनात्मक होगा। और B के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो बाईं ओर है, इसलिए वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो E इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2ε0 प्लस EB का मान क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा बी अपॉन 2ε0। अब 1 अपॉन 2ε0 दोनों में है तो कॉमन निकल जाएगा। तो 1 अपॉन 2ε0 कॉमन निकाले, ब्रेक अंदर क्या बचा, फिर बाहर अंदर क्या बचा, फिर सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। ये है बिंदु P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। यहाँ तक सबको समझ में आया। अगला देखते हैं हम बिंदु P3 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो इसमें भी दोनों प्लेटों के कारण या दोनों समांतर चादरों के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चूंकि दोनों की दिशाएं समान हैं या दाहिनी ओर है या एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह क्या होगा, धनात्मक होगा। तो बिंदु P3 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान EP3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA प्लस EB। तो EA के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा ए अपॉन 2ε0 प्लस EB के कारण भी विद्युत क्षेत्र उतना ही होगा, सिग्मा बी अपॉन 2ε0। तो दोनों में 1 अपॉन 2ε0 कॉमन है, तो हम इसको क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। तो ये तीनों बिंदुओं पर दो समांतर आवेशित चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकल गया। अब इन तीनों बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र का मान हमने निकाला है उसकी विभिन्न कंडीशन होती है, विभिन्न स्थितियां होती है। तो यदि देखते हैं कि यदि पृष्ठ का आवेश घनत्व एक समान हो, अर्थात जो हमने सिग्मा लिया है वह क्या हो, एक समान हो दोनों के लिए, चादर A के लिए भी और चादर B के लिए भी, लेकिन उनकी दिशा क्या हो, विपरीत हो, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, दूसरे के लिए माइनस सिग्मा हो जाएगा। क्यों, परिमाण समान है और दिशा विपरीत है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, EP1 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2ε0 और सिग्मा माइनस सिग्मा अर्थात 0। समीकरण 1 में हमने सिग्मा ए और सिग्मा बी का मान रख दिया, तो वैल्यू क्या प्राप्त हो गया, 0। समीकरण 2 में हमने रखा सिग्मा ए और सिग्मा बी का मान, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी दोनों धनात्मक राशि हैं और दोनों जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2ε0 और 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान ε0।
समीकरण 3 में हम मान रखेंगे तो 1/2 ε0, तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी मान निकला है। तो सिग्मा ए का मान क्या है, सिग्मा, और सिग्मा बी का माइनस सिग्मा, तो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इस प्रकार हम यदि पृष्ठ आवेश घनत्व समान है और विपरीत है तो दो समांतर चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। यदि कंडीशन 2 है, यदि क्या हो, जो पृष्ठ आवेश घनत्व हो वो दोनों आपस में समान हो और दोनों एक ही दिशा में हो, दोनों समान हो और दोनों एक ही दिशा में हो, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा, प्लस माइनस वाला कट जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करोगे सॉल्व, कुछ नहीं करना है। इसको इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 में वैल्यू पुटअप करना है और इससे मान निकल जाएगा। तो ये हो गया गाउस के प्रमेय से विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना। किसमें, यदि कोई गोली खोखला चालक है तो, यदि कोई लंबवत तार है तो, यदि कोई आवेशित समतल चादर है तो, और 2 आवेशित समतल चादर है तो। अब अगला देखते हैं, हमने जो कूलाम का नियम देखा, तो कूलाम ने अपने नियम की व्युत्पत्ति अपने आधार पर की, तो उस नियम को गाउस के प्रमेय की सहायता से कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। तो मान लो एक O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोला है, जो एक बंद गासी पृष्ठ की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। इस गोले के केंद्र पर क्या है, प्लस Q आवेश है। तो प्लस Q आवेश स्थित है, मतलब आवेश इस गोले पर क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धन आवेश से बाहर की ओर होती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, ये बाहर की ओर हो गया। अब मान लो हम इस बंद गासी पृष्ठ जो है उस पर बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो P पर एक छोटा सा अवयव या अल्पांश की कल्पना करते हैं, ds जिसका क्षेत्रफल है, ठीक है, और ds वेक्टर इसका क्या है, क्षेत्रीय सदिश है। तो इस अल्प अवयव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे, फिर पूरे गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो अल्प अवयव के कारण गोले का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो, इसलिए गासी पृष्ठ के अवयव ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इस छोटे से भाग के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, कम निकलेगा। तो d फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, और डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम जानते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू क्या होता है, AB cos थीटा। 11th में हमने पढ़ा है। तो यहाँ से E डॉट ds वेक्टर क्या हो जाएगा, EDS cos थीटा। अब चूंकि पृष्ठ का क्षेत्रीय सदिश जो किसी पृष्ठ का क्षेत्र सदिश क्या होता है, उस पृष्ठ के लंबवत होता है, इसलिए E और ds वेक्टर दोनों के बीच क्या हो जाएगा, थीटा एंगल कितना बनेगा, 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बचा, cos 0 मतलब 1, तो d फाई का वैल्यू क्या हो गया, EDS। ये एक छोटे से गोले के कारण निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान है। तो अब हम ऐसी छोटे छोटे गोलों में इस पूरे वृत्त को विभाजित करते हैं, तो सभी के कारण विद्युत फ्लक्स का मान इतना प्राप्त होगा। तो इसलिए सभी को जोड़कर हम कैसे जोड़ते हैं, सभी को जोड़ना होता है तो समाकलन के कारण। तो इसलिए संपूर्ण गासी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
क्या हो जाएगा समाकलन, और ये गोल का निशान क्या बताता है, बंद गासी पृष्ठ है, तो डी फाई इज इक्वल टू पृष्ठीय समाकलन ई डॉट डी एस, सॉरी ई डी एस। तो समाकलन डी एस क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ अर्थात 4 पाई आर का स्क्वायर, ये होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ। फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ सबको समझ में आ गया, किसी कोई प्रॉब्लम? तो चलिए फाई ई का मान निकल गया, परंतु हम जानते हैं गाउस का प्रमेय होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों फाई के बराबर हैं, इसलिए ये वैल्यू भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो E इज इक्वल टू ई डॉट क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ गुणा के रूप में है, तो इधर क्या हो जाएगा, वो भाग हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या बचेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 से क्या कर देना है, दोनों समीकरण को आपस में बराबर करना है और E का वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। अब यदि मान लो परीक्षण आवेश जो हमारे पास है P, इस पर एक और अन्य आवेश Q0 रखें बिंदु P पर, एक परीक्षण आवेश क्या रख दें, Q0 रख दें, तब उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू होता है F अपान Q0 अर्थात बल अपान आवेश। तो वहां से बल का मान निकल जाएगा E इंटू क्यू अर्थात आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश हमने Q0 रखा, उस आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इक्वल टू Q0E। अब E का जो मान समीकरण 3 में हमने निकाला है उसको लाकर इसमें पुटअप कर देंगे, तो समीकरण 3 से E का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपान R का स्क्वायर। और हम जानते हैं यही है कूलाम का नियम या कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। इस प्रकार गाउस के प्रमेय से हम कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति भी कर सकते हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है गाउस के प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए या सिद्ध कीजिए, तो आपको कूलाम का नियम हल नहीं करना है, ये जो गाउस के प्रमेय का उपयोग करके कूलाम का नियम निकाला गया है इसको निकालना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी प्रश्न को समझ नहीं पाते और गलतियां करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रश्न आता है 1-2 नंबर में जिसको बच्चे हमेशा गलत करते हैं, या 1 नंबर का प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न है करके ध्यान नहीं देते और छोड़ देते हैं उन प्रश्नों को। तो इन प्रश्नों के ऊपर भी ध्यान देना है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि क्या किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं वक्र बनाती है, एक बंद वक्र बनाती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में समाप्त होती है। अर्थात ये जहाँ से प्रारंभ होती है और एक जगह से प्रारंभ होती है दूसरे जगह समाप्त हो जाती है, वो कंटिन्यू नहीं चलती। तो क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती क्योंकि यह धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। ये ऐसा एक पर्टिकुलर गोल वक्र कंटिन्यूअस नहीं चलता, ये एक स्थान में चलता है दूसरे में समाप्त हो जाता है। ये कंटिन्यू नहीं चलता, ये से निकला धन से निकला ऋण में समाप्त हुआ, फिर ऋण से निकला धन में समाप्त हुआ, ऐसा नहीं होता। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं होती, वो केवल धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। तो ऐसा छोटे छोटे प्रश्नों को मालूम होना चाहिए उनका उत्तर क्या होगा। अगला देखते हैं, किसी वस्तु के आवेशित होने से क्या तात्पर्य है।
हाँ, ये इम्पोर्टेंट पूछ दिया जाता है एक नंबर में कि अगर कोई वस्तु आवेशित है तो उससे क्या मतलब हुआ, क्या निष्कर्ष निकला। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। यदि किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। सबको समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं एक आध आंकिक प्रश्न देख लेते हैं। +1 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दो आवेश प्लस माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम का बोल रहा है, जो एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। अर्थात आर का मान कितना, दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, प्रभावकारी लंबाई 10 सेंटीमीटर, 2a मतलब 10 सेंटीमीटर। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। निरक्षीय स्थिति में और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R = 12 सेंटीमीटर। तो क्या क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। आवेश दिया है 1 माइक्रोकूलाम, अर्थात माइक्रोकूलाम को हमको किस में बदलना पड़ेगा, कूलाम में बदलना पड़ेगा, और कूलाम में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ का गुणा हो जाता है। आप सभी जानते हैं 2a मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a = कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 100 का भाग हो जाएगा। 100 का भाग हो जाएगा तो उसको गुणा के रूप में अगर हम बदलें तो क्या हो जाएगा, 10⁻2 से गुणा हो जाएगा। तो 10 × 10⁻2 मीटर। मूल बिंदु से या मध्य बिंदु से 12 सेंटीमीटर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है बोल रहा है, तो R = 12 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो 12 × 10⁻2 मीटर। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q2a होता है, हमको मालूम है। तो 1 × 10⁻⁻6 Q का मान है, मल्टीप्लाई 2a का मान 10 × 10⁻2 कूलाम मीटर। ये मात्रक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इसलिए हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र का परिमाण निरक्षीय स्थिति में। तो E = होता है 1/4πε0 P/r² + a² पूरे का पावर 3/2। वैल्यू पुटअप किए, 1/4πε0 का मान आप सभी जानते हैं कितना होता है, 9 × 10⁹ गुणित 1 × 10⁻⁶ गुणित 10 × 10⁻2, ये P का मान रखे, अपान 12 × 10⁻2 का स्क्वायर, ये R का मान हुआ, और 5 × 10⁻2 का स्क्वायर, ये किसका मान हुआ, A का मान हुआ। यहाँ हमने 2a का निकाला है, a का निकालेंगे तो यहाँ 2 का भाग होगा, तो 10 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 5 बार में। तो 5 × 10⁻2 पूरे का होल स्क्वायर और पूरे टू द पावर 3/2। तो ये देखो दोनों में 10 कॉमन है, तो 10 को कॉमन निकाल लेते हैं, और वर्ग है तो 12 बार कितना होता है, 144, और 5 पंचे कितना होता है, 25, गुणित 10⁻2 और 10⁻2 दोनों आपस में जुड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10⁻4 कॉमन निकाले हैं, ठीक है। तो 9 × 10⁻2 हो जाएगा, क्योंकि 10⁻10 × 10⁻8 दोनों आपस में घटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻2, और नीचे 144 + 25 तो 169 गुणित 10⁻4 होल टू द पावर 3/2। ऊपर क्या हो गया, 100 से 9 का गुणा होगा तो क्या, 900। अब 1/2 क्या होता है, वर्गमूल को प्रदर्शित करता है, तो 169 गुणित 10⁻4, तो वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 13 × 10⁻2 पूरे का घात 3। और इसको हम हल करेंगे तो वैल्यू आता है 4.096 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। तो
आंकिक प्रश्न भी सबसे बनना चाहिए और होमवर्क दूंगा उसको आप सभी बनाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इसके लिए कुछ होमवर्क है, इसको आप सभी बनाकर मुझे सेंड करेंगे और मैं चाहता हूँ सभी बच्चे इसको सॉल्व करें। अगला हम स्टार्ट करेंगे स्थिर वैद्युत विभव और विभवांतर, चैप्टर 2 यूनिट स्थिर विद्युत का चैप्टर 2। तो आप सभी होमवर्क सॉल्व करके सेंड करेंगे और सभी बच्चे के लिए कंपलसरी है होमवर्क सॉल्व करना। मेरे को कल तक सभी बच्चे होमवर्क सॉल्व कर सेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।